गुड मॉर्निंग क्लास 7। हम लोग वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड 2 चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री। तो अब इसमें थोड़ा सा आपको मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए हिस्ट्री को पढ़ने का, व्हाई वी आर रीडिंग हिस्ट्री एंड व्हाट द हिस्ट्री दैट वी हैव बीन रीडिंग सो फार, जो अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसमें और 7th और 8th में जो हिस्ट्री है उसमें क्या डिफरेंसेस है इन आवर स्कूल। अभी तक हम लोग पर्सनैलिटी बेस्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हमने एक टाइमलाइन फिक्स किया था और उसके बाद हमने बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ का पढ़ा, राइट फ्रॉम BC बिफोर क्राइस्ट से स्टार्ट किया और उसमें जो भी स्टोरीज़ उस टाइम की आई, रोम पढ़ा, ग्रीस पढ़ा हमने, वी हैव रेड चाइना, वी हैव रेड हड़प्पा एंड ऑल दैट। तो उसमें बेसिकली हमने सॉक्रेट्स पढ़ा, कन्फ्यूशियस पढ़ा, हमने इंडियन जो हमारे जिस टाइमलाइन में इंडिया में उस वक्त जो पर्सनालिटीज़ थी वो पढ़ा। ये इसलिए हमने पढ़ा कि देखिए हिस्ट्री जो है दो चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि हिस्ट्री इज़ लिंक टू जोग्राफी, कि किसी भी प्लेस का हिस्ट्री जो है वो उस प्लेस के लोकेशन, कहाँ पे वो लोकेटेड है, उसका जोग्राफी क्या है, किस एरिया में, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है जो आपने पढ़ा है, जोग्राफिकल जो लैंडस्केप्स है जो आपने पढ़ा है, स्ट्रेट पढ़ा है आपने, इस्मस पढ़ा है, आइलैंड पढ़ा है, तो वो कैसा लैंडस्केप है, उसका हिली एरियाज है, माउंटेन्स है, डेजर्ट है, प्लस वहाँ पे रिवर का लोकेशन क्या है, इन सब चीज़ों पे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है कि हिस्ट्री को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका रफ वर्ल्ड मैप है, अगर मैं बना रहा हूँ, इधर एशिया है, इधर यूरोप है, इधर अफ्रीका है और ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, ये रफ मैप अगर आप बनाते हैं तो आप ऐसा ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ की हिस्ट्री बिल्कुल अलग होगी, आइसोलेटेड होगी, विच विल नॉट हैव ए लिंक विद द हिस्ट्री ऑफ चाइना, which in turn will not have a link with the history of Europe, which in turn will not have a link with the history of America। ये हिस्ट्री में हम लोग गलती जो करते हैं जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो हम लोगों को लगता है कि हिस्ट्री को हम आइसोलेशन में पढ़ सकते हैं, कि आइलैंड की तरफ से पढ़ सकते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री में कोई असर इधर का नहीं है, यूरोप का नहीं है, अरब का नहीं है, अरब की हिस्ट्री में इंडिया का नहीं है। तो अब जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें आप देखिएगा यूरोप भी पढ़ रहे हैं, तो वी आर लिविंग इन इंडिया, व्हाई वी आर रीडिंग अबाउट यूरोप। तो ये सेकंड पॉइंट जो है हिस्ट्री का, कि हिस्ट्री ऑफ अ प्लेस इज लिंक्ड। आपको यहाँ पे कुछ मामला होता है छोटा सा, विच इन टर्न विल इम्पैक्ट द होल वर्ल्ड। आज न कल होगा। ये इटली में एक छोटी सी चीज़ भी, यहाँ पे इटली है मेडिटेरेनियन सी के पास, वहाँ पे एक छोटी सी चीज़ भी जिसको हम लोग पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे 8th क्लास में, एक छोटा सा इवेंट हुआ है और उसने पूरी दुनिया को, अभी मॉडर्न वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया में जो हो रहा है उसका इटली से लिंक नहीं है। इटली से लिंक है। ब्रिटेन में जो हुआ है उसका लिंक इंडिया से है। उसी तरह से अमेरिका में जो चीज़ हो रही है उसका भी लिंक इंडिया से है। तो ग्लोबलाइजेशन अभी एक टर्म है, हम लोग पढ़ेंगे 8th क्लास पे, कि कैसे हम लोग अभी अमेरिका में बैठ के बातचीत करते हैं, इंडिया वाले सामान मंगाते हैं, चाइना से हमारा सामान आता है, हम लोग डिफरेंट टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं। टीचर्स ने अमेरिका में कोई चीज़ यूज़ किया, वो ऑस्ट्रेलिया में कोई चीज़ बनी, कोई अच्छी चीज़, और हमको इंटरनेट के थ्रू वो यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन हमेशा से रहा, ये हमको समझना है। 7th क्लास में हम लोगों को समझना है कि हिस्ट्री किसी भी प्लेस का आइसोलेशन में हम नहीं पढ़ सकते हैं। एक जगह कोई इवेंट होता है, ये आज न कल उसका रिपरकशन ऐसा हो सकता है कि विच इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द होल वर्ल्ड। तो हमको भी ये पढ़ना है, ठीक है, हम लोग इंडिया में हैं तो वी आर गोइंग टू रीड मोर अबाउट इंडिया, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट द इवेंट्स विच आर हैपनिंग इन इंडिया, जो चीज़ इंडिया में हो रही है, इट इज़ लिंक्ड टू समथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए आपका जो चैप्टर है 7th 8th का पढ़ेंगे, ICSE का है, विच यू विल गेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन क्लास 9th व्हेन यू विल गो क्लास 9th में आपको मिलेगा CBSE में। तो पहला चैप्टर आपका है मिडीवल यूरोप, राइज एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियन। मिडीवल यूरोप में क्या हुआ था, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है, कैसा था यूरोप उस टाइम में, डार्क एजेस क्यों था यूरोप के लिए, और एट द सेम टाइम व्हाट वाज हैपनिंग इन अदर प्लेसेस, दूसरी जगह पे क्या हो रहा था उस टाइम में। तो एक ये पॉइंट हमने पढ़ा है। उसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, समाज कैसा था, उसका सिस्टम कैसा था, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी कैसे चलती थी, मतलब बिजनेस कहाँ से आता था, पैसा कहाँ से जनरेट होता था,
फिर मिडिवल यूरोप में आखिर ऐसा क्या क्या चेंजेस हुआ कि उसके वजह से पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट आया। तो दो मेजर है आपका, फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो है मिडिवल यूरोप है, राइज एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। सेकेंड चैप्टर आपका आता है राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम। तो आप देखिए मिडिवल यूरोप में आप पढ़ेंगे डार्क एजेस, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि फ्यूडल सिस्टम था, सोशल स्ट्रक्चर था, और उसके बाद हमारे पास सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, हमारे पास मटेरियल्स हैं, हमारे पास मॉन्यूमेंट्स हैं। वो हम लोग फर्स्ट पेज में आपने देखा होगा, बुक के फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है कि हाउ डू वी कम टू नो अबाउट ऑल दिस पीरियड्स। जो यूरोप का जो मिडिवल पीरियड है, जिसको मिडिवल मीन्स होता है बीच, सेंटर। तो आप अगर हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे जैसा मैंने दिया है, तो ये हो गया आपका एंशियंट, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया मिडिवल, और उसके बाद आपका हो गया मॉडर्न। तो ये क्लियर डिवीजन है। मैंने एक चीज़ बताया था ऑडियो में कि ये ऐसा डिवीजन हर जगह की हिस्ट्री के साथ आप नहीं कर सकते हैं। ये यूरोपियंस ने अपने लिए किया है एक डिमार्केशन। जरूरी नहीं कि हम भी वैसा ही डिमार्केशन करें। मैंने कहा था कि इंडिया के एक ब्रिटिश राइटर ने इंडिया की हिस्ट्री को अपने हिसाब से, क्योंकि उनको पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सूट करता था, उन्होंने हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और इस तरह से लिख कर रखा है। तो ये डिमार्केशंस को ऐसा नहीं है पत्थर की लकीर है कि इस तरह से हर जगह डिमार्केशन होगा। यूरोप वालों ने ऐसे किया है कि यूरोप को लगता था, एंशियंट में आपको रोमन ग्रीक जो हमने पढ़ा है क्लास 4 में हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो आ जाता है एंशियंट में। उसके बाद मिडिवल में ये है, मिडिवल में इसकी हालत ख़राब है यूरोप की, इसीलिए लोग कहते हैं डार्क एजेस। तो ये पूरी दुनिया के लिए डार्क एजेस नहीं है, यूरोप के लिए है, क्योंकि उसी डार्क एजेस में एक न्यू सिविलाइजेशन जो सऊदी अरब में, मक्का में, यहाँ पे एक प्रॉफिट का बर्थ होता है। अब आप कहेंगे कि इसका क्या लेना देना है यूरोप से, इसका क्या लेना देना है इससे, इसका क्या लेना देना है ऑस्ट्रेलिया से, इसका क्या लेना देना है अफ्रीका से। तो लेना देना है, एक छोटा सा इवेंट था, एक छोटी सी शुरुआत थी, और इसने आपको नेक्स्ट सेंचुरी में, नेक्स्ट 1000 ईयर्स तक पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया किसी न किसी तरह से। तो आप इस इवेंट को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप इस इवेंट के ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट को छोड़ देंगे कि क्या कैसे इवॉल्व हुआ, तो आप यहाँ जो हिस्ट्री है, यहाँ जो टर्किश इन्वेजन हुआ है, यहाँ जो आपको मोहम्मद बिन कासिम आए हैं सिंध में, ये यहाँ अगर आप इसको छोड़ देते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो आप ये नहीं समझेंगे कि यहाँ से अफ्रीका से कैसे वास्को डी गामा इधर आया, क्यों आया, वो इधर से क्यों नहीं आया। तो यू विल नेवर अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। इसीलिए हम लोगों को हिस्ट्री को कॉन्टिन्यूटी में पढ़ना चाहिए, और हमेशा ये समझ कर पढ़ना चाहिए कि आर हिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। हमारा हिस्ट्री भी वर्ल्ड हिस्ट्री का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। पहली चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ एक जगह हो रही है तो वो इम्पैक्ट कर रही है। तो अब डार्क एजेस का जो पीरियड है 5th से 15th सेंचुरी जो आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर, वो हमने पढ़ा। उसमें एक इवेंट यहाँ पे हुआ है जो क्रिश्चियनिटी जो है, आप कह रहे हैं 5th से 15th सेंचुरी तक ये पूरा डार्क एजेस रहा है करीब करीब, यूरोप का जो यूरोप मानता है करीब करीब, जो आप उससे बुक से मैच कर लेंगे इसके आसपास। तो इसका मतलब हमने डेट काउंटिंग स्टार्ट की थी विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के करीब करीब 400-500 साल के बाद का वाकया, 400 साल के बाद की स्टोरी है ये। तो और इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है राइज एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो ये कैसे दिया हुआ है, तो क्रिश्चियनिटी के बारे में आम तौर पे आपको दिखेगा कि वो जीसस को दिखाया जाता है ब्लॉन्ड हेयर में और बहुत गोरे थे और ऐसे थे। तो ऐसा है नहीं, हमने पढ़ा है कि ही वॉज बॉर्न इन, यहाँ पे अफ्रीका के साइड में, ईस्ट साइड में, यहाँ पे एक जगह है बेथलेहम, यहाँ पे कॉर्नर पे, वहाँ जेरूसलम, फिलिस्तीन, आपने पढ़ा होगा इजराइल, वहाँ पे वो पैदा हुए। तो यहाँ का आदमी वैसे ब्लॉन्ड हेयर और ये स्ट्रक्चर नहीं है। ये बाद में क्रिश्चियनिटी यूरोप पहुँचा, कैसे पहुँचा है तो इस चैप्टर में दिया हुआ है। एपोसल्स थे, उसके एपोसल्स के बारे में लिखा हुआ है। एपोसल्स लेके गए, सेंट पॉल था दैट वी हैव रेड, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपने हिसाब से समझा बाद में, और उन्होंने उसको प्रीच करना शुरू किया। तो वो प्रीच करके वहाँ ले गए, यूरोप ले गए। तो यूरोप में उनके खिलाफ एक मूवमेंट बना पूरा, लिंचिंग्स हुई। अभी लिंचिंग वर्ड काफ़ी फेमस है। तो लिंचिंग्स हुई क्रिश्चियन मिशनरीज़ की, मारा गया उनको इनको लगने लगा था कि ये लोग रोम में और इसमें यूरोप में कैप्चर करने आए, ये लोग हुकूमत पे कब्जा करने आए, जबकि इनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो इन लोगों ने बहुत परेशान किया क्रिश्चियंस को, जो अपोसल्स थे, जो मैसेंजर्स थे, जो उनके प्रीचर्स जाते थे, उनको मारा, उनको जला दिया, उनके ऊपर बहुत जुल्म किया, लेकिन वो लोग प्रीच करते रहे। तो ओवर द ईयर्स एक उनको बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला, जो आपको इस चैप्टर में दिया हुआ है। एक किंग का नाम दिया हुआ है कॉन्स्टेंटाइन, आप बुक में देखिएगा, कॉन्स्टेंटाइन वॉज अ किंग।
एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला कि जब इसको कॉन्स्टेंटाइन, एक बड़ा आदमी जब आपके मूवमेंट से जुड़ता है तो उसको बहुत स्ट्रेंथ मिलता है। तो कॉन्स्टेंटाइन ने जब इस चीज़ को समझा, क्रिश्चियनिटी को, इसके कॉन्सेप्ट को, तो उसने इसको प्रीच करने का, जैसे अशोका ने बुद्ध को समझा यहाँ पे, अशोका वॉज द किंग हु अंडरस्टूड महात्मा बुद्ध, उसने बुद्ध को समझा। तो बुद्ध को का जो टीचिंग्स है, महात्मा बुद्ध का, बुद्धा का जो टीचिंग है, ये पूरी दुनिया में जो फैला है, इट वॉज वन ऑफ द रीजन्स वॉज अशोका। कि अशोका ने अचानक से उसको एक ख्याल आया कि वायलेंस इज नॉट राइट। उसके बाद उसको एक आदमी का टीचिंग पता चला कि ये ऐसी ही बात करता है जैसा मैं सोच रहा हूँ, तो उसने उसकी टीचिंग्स को पूरी जगह फैलाया। तो आप थाईलैंड में बुद्धिज़्म देख रहे हैं, चाइना में देख रहे हैं, तिब्बत में देख रहे हैं, और जगह देख रहे हैं, इट इज़ ड्यू टू अशोका। तो उसी तरह से क्रिश्चियनिटी जो आप देख रहे हैं, मॉडर्न क्रिश्चियनिटी, उसमें इस आदमी का बहुत बड़ा रोल है, कॉन्स्टेंटाइन का, इसीलिए उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। और क्रिश्चियनिटी में ने फिर पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया, इसीलिए हमको उसको पढ़ना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। तो कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को एक ऑफिशियल रिलीजन बनाया, अपने स्टेट का पार्ट बनाया, उसको बहुत ज़बरदस्त टाइप से प्रीच किया, अपोस्टल्स को अलग अलग जगह भेजे, जो काम अशोका ने किया था कि अपने लोगों को अलग अलग जगह भेजा। वो बोधि ट्री का एक वो प्लांट वो लेके भेजते थे, ट्विग लेके भेजते थे, ठाल लेके भेजते थे। तो उस तरह से ये भी इन्होंने भी भेजना शुरू किया, प्रीचर्स को, मिशनरीज को भेजना शुरू किया, इसलिए बहुत बड़ा रोल है मिशनरीज का। और ग्रेजुअली क्रिश्चियनिटी यूरोप में फैल गई, और क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन बहुत पावरफुल था तो इसने उसको इस्टेब्लिश करवा दिया एज ए रिलीजन, इसीलिए उसको पढ़ना ज़रूरी है। डार्क एजेस में एक लाइट जो रोशनी उनको मिली थी वो क्रिश्चियनिटी से मिली, और बाद में क्या हो रहा है कि वो आप पढ़ेंगे बाद में कि वो लाइट जो है वो डिम हो गई, और धीरे धीरे उसमें भी करप्शन आ गया क्रिश्चियनिटी में। इसमें 8 में बहुत डिटेल में हमको पढ़ना, पहले तो बहुत अच्छा फोर्स था लेकिन बाद में उसमें करप्शन आ गया, तो उस करप्शन की वजह से फिर ये सोसाइटी का फॉल भी हुआ है। तो ये इसका कॉन्स्टेंटाइन। उसके बाद एक और वहाँ पे किंग हुआ है शार्लमेन, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। उसने पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए एक म्यूज़िक बना दिया, चर्च म्यूज़िक, सैम्स जिसको बोलते हैं। अभी भी आप जाइएगा चर्च में बहुत जगह बजता है वो गिटार के साथ एंड ऑल दैट। वो लोग हाइम्स गाते हैं, हाइम्स मतलब आप हमद कह दीजिए, हमद है ना, जैसे इन प्रेज ऑफ गॉड, तो वो लोग उस तरह का सॉन्ग गाते हैं एंड गिटार एंड ऑल दैट, दे प्ले ऑल दैट, दैट इज़ अ रिलीजियस म्यूजिक। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय शार्लमेन टू ब्रिंग पीपल क्लोज टू क्रिश्चियनिटी। तो ये आपको फर्स्ट चैप्टर में है। आपको मिडिवल यूरोप में पूरा आपका यूरोप का फ्यूडल स्ट्रक्चर है कि उसमें ऊपर में किंग होता था, सारी ज़मीन किंग की होती थी, फिर फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। तो ये आप लोगों ने पीडीएफ में आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। कुछ एक दो पीडीएफ को मैं कवर करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक मिडिवल यूरोप का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसका एक मैंने पिरामिड बना के दिया है कि सबसे ऊपर कौन। पिरामिड इसलिए ये है कि सबसे कम लोग, ये किंग है, यहाँ सिंगल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग हैं। पीजेंट आते थे सबसे नीचे, पीजेंट। तो पीजेंट्स क्या करते थे, सारा काम एक्चुअली में जो पूरा इकोनॉमी है वो आपको, आप देखिएगा यूरोप के इसमें, तो पूरा होल इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर का सारा काम कर रहे हैं पीजेंट्स। एंड पीजेंट्स कोई लैंड ओन नहीं करते हैं क्योंकि सारा लैंड किंग का है, और किंग ने लैंड दे दिया है लॉर्ड्स को जो उनके नोबल्स हैं, और उन लोगों ने दे दिया है नाइट्स को। नाइट्स मतलब जो आप देखते हैं फोटो वगैरह में कि हथियार लेके है और लड़ने के लिए तैयार है, तो ये एक्चुअली फाइटर्स होते थे, इनको देते थे, इस फाइटर्स के ग्रुप को। फिर वो यहाँ पे पीजेंट्स में बांटते थे। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर था, एक्सप्लॉयटेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें सर्फडम था, जिसमें स्लेवरी भी थी एक तरह की, और जिसमें पीजेंट्स की हालत बहुत ख़राब थी, और ये किंग वगैरह पूरा ऐश करते थे। तो ये फ्यूडल स्ट्रक्चर था, ये टूटा। ये हम लोग पढ़ेंगे 8th क्लास में कि ये स्ट्रक्चर कब जाके टूट गया। दैट वी विल रीड इन द 8th क्लास, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड दैट टू अंडरस्टैंड द करेंट वर्ल्ड। आप उसको छोड़ के आप अपनी दुनिया में नहीं समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है कि ये जो मिडिवल यूरोप की बात हो रही है, उस टाइम में कहीं पे और क्या चल रहा था, कहीं कुछ पॉजिटिव हो रहा था पूरी दुनिया में। तो उसी टाइम की कहानी है, 6th सेंचुरी से आप आगे जाइएगा तो एक आदमी यहाँ पे आप देखेंगे, आपको मैप दिखा देंगे सर, मैप आप वीडियो में देख सकते हैं, उसमें आपको दिखेगा कि इसी टाइम में, जिस टाइम में यहाँ पे ये डार्क एजेस था, ये सऊदी अरब नहीं, अरब में, सऊदी अरब इज़ अ पार्ट ऑफ अरब। सऊदी अरब पूरा अरब नहीं है, वो एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये उस टाइम में अरब था, वो बहुत सारे कबीले, बहुत सारे ट्राइब्स वहाँ रहते थे। यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट। तो उसमें वहाँ पे एक आदमी पैदा होता है और वो क्लेम करता है कि ही इज़ द लास्ट प्रॉफिट, और उस पर एक बुक नाजिल होती है और उस सारे ट्राइबल्स को लेकर आता है क्लोज, और ह्यूमन राइट्स की बात होती है, ह्यूमन राइट की बात होती है,
और उसके बेस पे लोगों को इकट्ठा करता है और एक रिवॉल्यूशन आता है वहाँ पे 10 ईयर्स में। मक्का पे उनका कब्ज़ा होता है और वो काबा पे कब्ज़ा होता है, वहाँ जो सेंटर है, सेंटर ऑफ अरब। और उसके बाद वहाँ से जो लोग तैयार होते हैं, वो जो 10 साल का है उसमें जो लोग तैयार होकर निकले हैं, अब सोचिए कि 10 ईयर्स में जो मेहनत हुई है, 53 आपको 40 से 63, ये आपका एक्चुअल 63 में प्रॉफिट एक्सपायर्ड, प्रॉफिट मोहम्मद, 40 ईयर्स में उनको रिवेलेशन आया, नबूवत मिली। तो आप 23 ईयर्स का टाइम है जिसमें वो 13 साल इधर रहे हैं, 10 साल वहाँ जाके रहे हैं मदीना में। आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको आप करेक्शन करवा लीजिएगा सर से। तो ये वो जो मदीना में जो काम किया है उन्होंने, उसके बाद जो सोसाइटी बनी है, मक्का फतह हुआ एंड ऑल दैट, वो जो 10 ईयर्स का टाइम है, आप ले लें 10 ईयर्स उनको मिला है। उस 10 ईयर्स में जो काम हुआ है, जो लोग, जो समाज तैयार हुआ है, जो सिस्टम तैयार हुआ है, उसने पूरी दुनिया को 1000 ईयर्स तक इम्पैक्ट किया है। पूरी दुनिया को, यूरोप से लेके, इंडिया से लेके, चाइना से लेके, पूरी दुनिया को दिस 10 ईयर्स हैज इम्पैक्टेड फॉर 1000 ईयर्स। तो यू कैनॉट अवॉइड दिस 10 ईयर्स। आप इस 10 ईयर्स को बगैर समझे हुए कैसी दुनिया अभी है, इसको आप नहीं समझ सकते हैं। हिस्ट्री हम लोगों ने 3-4 क्लास में पढ़ा था कि हम लोग इसलिए भी पढ़ते हैं कि वी कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पीपल दैट आर कमिटेड। वी कैन लर्न व्हाट हैपन, हाउ द वर्ल्ड विच वी आर लिविंग इन इज, कैसे वो ये जगह पे आई। हम ये समझ सकते हैं कि ये कपड़ा आखिर यहाँ तक कैसे बना के इतना फाइन बनने लगा। तो हमको पढ़ना होगा कि पहली बार कपड़ा कैसे बना होगा, कॉन्सेप्ट कैसे आया होगा। तो अभी की दुनिया में हम जो रह रहे हैं, इंटरनेट, मोबाइल, ये कैसे यहाँ तक पहुँचा, इसके पीछे भी हिस्ट्री है। तो साइंस भी हम पूरा नहीं समझ पाएंगे जब हम हिस्ट्री नहीं समझेंगे। तो इसलिए इस 10 ईयर्स को हमको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है बुक में, इट इज़ नेचुरल राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम, कि यहाँ पे इसी टाइम में एक चीज़ हुई है जो यहाँ पे उठी है, और ये 10, 12, 15 साल में एक चीज़ यहाँ से उठी, और इसने फिर आप देखिएगा, बाद में आप पढ़िएगा कि इसने एक रोल प्ले किया है यूरोप को डार्क एजेस से निकालने में। तो आप देखिए लिंक हो गया। यूरोप को क्या मतलब कि यहाँ सऊदी अरब के डेजर्ट में क्या हो रहा है, लेकिन देखिए वहां पे कुछ हुआ है, और काफी दिनों के बाद वो इटली, यहाँ वेनिस, डैन्यूब रिवर, या पढ़ेंगे बाद में, इधर स्पेन और पोर्टुगल, ये सब पे ये जो 10 साल की यहाँ जो मेहनत थी, इससे जो लोग निकले हैं, वो यहाँ तक इन्होंने पूरा इम्पैक्ट किया। फिर इसके अंदर में कमी आई, तो आप देखेंगे कि फिर यूरोप जब मॉडर्न एज में आया, यूरोप ने यहाँ से कुछ लिया और उसको फाइन ट्यून किया और मॉडर्न एज में आया, तो उसने फिर सोसाइटी को हमेशा के लिए बदल दिया। द वर्ल्ड विच वी आर लिविंग इन इज ड्यू टू ऑल दिस। यहाँ पे क्या हो रहा है उससे असर पड़ रहा है हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है ब्रिटेन में उससे असर पड़ रहा है, स्पेन और पोर्टुगल में किस चीज़ का झगड़ा है उससे पूरी दुनिया में असर पड़ा। वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, अगर आपने पहले पढ़ लिया उनके बारे में, तो ये आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। सेकेंड चैप्टर इज दिस। थर्ड चैप्टर जो है आपका, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में, व्हाट इज द थर्ड चैप्टर? थर्ड चैप्टर आपको है टर्किश इन्वेजन। अब आ जाते हैं इंडिया में। तो जब आपने पढ़ा, आप देखिए पहला पढ़ा है आपने मिडिवल यूरोप, और उसमें एक पॉजिटिव, उसमें उसका सोसाइटी क्या है प्लस रिलीजन क्या है। रिलीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद आप इस्लाम, ये आपको क्या किया इसने, इसको कैसे इम्पैक्ट किया है। उसके बाद आपको हमारे यहाँ जो चैप्टर दिया हुआ है टर्किश इन्वेजन, कि हमारे यहाँ टर्किश आ गए इंडिया में। फिर उसके बाद जो चैप्टर है आपको दिल्ली सल्तनत है, और उसके बाद का जो पीरियड है दैट इज मुगल। ये इंडिया में आ गए हम लोग। तो अब देखिए कॉन्टेक्स्ट मिलता है आपको। मिडिवल यूरोप में क्या हुआ है, इटली में, उसका असर दुनिया पे पड़ रहा है। इटली में क्या हुआ, रोम में क्या हुआ, ग्रीस में क्या हुआ, उसका असर दुनिया में पड़ रहा है। ओके, अब आप आ जाइए उसके बाद सऊदी अरब में क्या हुआ। अरब एक तरह का पेनिनसुला है। मैप आप देख लीजिएगा, उसमें जो मैप है वो इस तरह का है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, बीच में डेजर्ट है। तो इट्स ए ह्यूज पेनिनसुला, गल्फ रीजन बोलते हैं उसको। गल्फ हमने पढ़ा है कि समुद्र का पानी जब अंदर आ जाता है तो छोटा होता है तो बे बोलते हैं, एंड बड़ा होता है तो गल्फ होते हैं। द वाटर विच इज सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड्स, तो ये गल्फ रीजन भी इसको बोलते हैं। तो उस तरह का रीजन है। आप मैप जरूर देखा कि ये बगैर ज्योग्राफी के आप नहीं समझिएगा इसको। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट फिर इंडिया पे पड़ा है। आप अगर फिर से वर्ल्ड मैप देखेंगे, ये इंडिया है, और ये आपका यहाँ पे कुछ इसके वेस्ट में यहाँ पे आपको अरब है, अरबियन पेनिनसुला,
यहाँ अफ्रीका है, यहाँ यूरोप है, इधर आपका चाइना रशिया है, और इधर आप जापान ले लें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है, इन दोनों का इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा है। कैसे पड़ा है, तो वो थर्ड चैप्टर में आखिर टर्किश कहाँ से आ गए, टर्किश इन्वेजन इंडिया में क्यों हुआ, कैसे हुआ, उससे पहले इंडिया का क्या स्ट्रक्चर था, उसके बाद दिल्ली सल्तनत कैसे बनी। दिल्ली में 5 सल्तनतों ने, उसके बारे में पूरा डिटेल है कि 5 लोगों ने इंडिया में, जिसको मुस्लिम रीजन इन्होंने बोला है बहुत सारे ब्रिटिश हिस्टोरियन ने बाद में, वो एक्चुअली में क्या था, उसका इंडिया की सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, और ये जो चीज़ हुआ इसका पूरे वर्ल्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ा, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसका एक इंपैक्ट ये भी है कि इंडिया में जो हुआ, मुगल्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि बाबर आया, अकबर आया और शाहजहां एंड ऑल दैट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 5 में आई थिंक। तो वो देखिए वो बहुत बात की चीज़ है। उससे पहले यहाँ पे इब्राहिम लोदी से पहले हम लोगों ने तुगलक हैं, बलबन हैं, इल्तुतमिश हैं, रज़िया सुल्तान हैं, इन्होंने क्या चेंजेस किया। फिर उससे पहले महमूद अब गज़नी है, गज़नी से आया, मोहम्मद गौरी है, तो क्यों आए इंडिया में, क्या मिला, कैसे आए। उससे पहले 7वीं सेंचुरी का है, मोहम्मद बिन कासिम है, उमैय्यद्स। तो हमको ये अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो इसको सही कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं पढ़ सकते। सिर्फ इसको पढ़कर हम इंडिया की हिस्ट्री को नहीं समझ सकते हैं, ये आउट ऑफ टच हो जाएगा कि आया किधर से, कैसे आया, ये रीजन क्या था टर्किश इन्वेजन का। तो हमको इसको पढ़ने से पहले इसको पढ़ना होगा। तो हमने जब यहां पढ़ा है 2nd चैप्टर में, आपको मैं 2nd चैप्टर पे वापस जाता हूं, आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल गया होगा। फिर हम लोग मुगल्स पढ़ेंगे और मुगल्स के बाद इंडिया कैसा हुआ, उसके बाद ब्रिटिश आ गए हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में जब आप 8th क्लास में जाइएगा तो आपको इसके बाद का पीरियड पढ़ाया गया है कि यहां ब्रिटिश कैसे आए, बिजनेसमैन से रूलर कैसे बन गए, फिर आपको जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चला, ये इंडिया की आज़ादी क्या थी, किस तरह की आज़ादी थी, दैट वी विल कवर। तो ये 2 साल का अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये पूरा कॉन्टेक्स्ट में अपनी हिस्ट्री भी पता चल जाएगी, और वर्ल्ड हिस्ट्री को अवॉइड करके आप इसको नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, इसको आप समझेंगे तो आप कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को लिखेंगे। तो 2nd चैप्टर में मैं आता हूं, उससे पहले 2-3 पीडीएफ में 1st चैप्टर का ले लेता हूं। एक पीडीएफ है आपको जो इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ आप पीडीएफ को दोबारा देखिए, आपको कोई कन्फ्यूजन हो सकता है तो मुझे आप डाउट्स भेज सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे कॉन्स्टेंटाइन एंड ऑल दैट, तो उसमें एक चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा, कॉन्स्टेंटिनोपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टेंटिनोपल, इसको कुस्तुनतुनिया भी बोलते हैं, कुस्तुनतुनिया ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं, कुस्तुनतुनिया बोलते हैं। इस शहर के बारे में आपके इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। देखिए बहुत बुक्स में नहीं मिलेगा, अब बहुत जगह हाइयर इसमें है, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है। मैप आपको शेयर कर देंगे, आप देख सकते हैं मैप में आप देखेंगे, जो आपको मैप है उसमें आप देखेंगे कि ये किस जगह लोकेटेड है। देखिए लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वहाँ पे एक चीज़ आपको मिलेगा, गोल्डन हॉर्न। आप उस मैप में देखेंगे तो जो पोर्शन ऐसा आएगा, आप देखेंगे कि उसमें वो हॉर्न के जैसा लगता है ऊपर, और जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है शाम के टाइम में तो गोल्डन हो जाता है, सुनहरे कलर का हो जाता है। इसीलिए टॉप व्यू उसका हॉर्न की तरह, सींग की तरह होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं गोल्डन हॉर्न। अब वो क्या है, उसमें चारों तरफ से, आप उस मैप में आप देखिए चारों तरफ से उसमें पानी है, इस एरिया को जोड़ रहा है। तो 3 तरफ से पूरा वो पानी है, और उस पानी से फिर आप इधर से आप यूरोप जा सकते हैं। डैन्यूब मैप में आप देखेंगे, डैन्यूब रिवर से आप यूरोप जा सकते हैं। उसके बाद बहुत बड़ा आपका कोस्ट लाइन है, और 3 एरिया है जिसको ये जोड़ रहा है। आप कॉन्स्टेंटिनोपल के मैप को आप ओपन करके उसको देखें तो 3 का आपको एरिया जोड़ रहा है। एशिया है, अफ्रीका, उधर से आप अफ्रीका आ सकते हैं, अफ्रीका से फिर आप मेडिटेरेनियन से वो जो स्ट्रेट है, आपको जिब्राल्टर स्ट्रेट, उससे निकल कर आप अटलांटिक में जा सकते हैं। इधर आपका बोस्फोरस स्ट्रेट है, उससे आप दूसरे साइड निकल सकते हैं। तो आप दोनों मैप को अच्छे से स्टडी किए। उसी सिटी का नाम है इस्तांबुल, जो अभी हो गया। बाद में कब्जा जब हुआ, जब रोमन एम्पायर फेल हुआ यूरोप के डार के, जब बाइजेंटाइन एम्पायर वहाँ पे कब्जा किया, तो ये हुआ है कि उसका नाम चेंज करके रख दिया गया। वो उसके बारे में फिर हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे, आप ऑडियो में सुने ही होंगे। तो उसमें 2 चीज़ है, कॉन्स्टेंटिनोपल एंड गोल्डन। कॉन्स्टेंटिनोपल जो था ये कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था एक्चुअली में, इसीलिए उसके नाम पे पड़ा हुआ है। कॉन्स्टेंटाइन जो किंग था, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, बहुत ही ड्रीम
मतलब एक शहर बनाया था जिसको बहुत ही उसने ख्वाब देखा था कि ऐसा शहर होना चाहिए, और वैसा शहर उसने बनाया। वहाँ पे बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है, बहुत ही खूबसूरत है, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि वहाँ शिप्स बहुत अंदर तक, सारा ट्रेड होता था आपको सी के थ्रू, तो बड़े बड़े शिप्स बहुत अंदर तक शहर में आ जाते थे क्योंकि चारों तरफ पानी है उसके, और वो यूरोप से जुड़ जाता है, फिर एशिया का रास्ता निकलता है। आप मैप में देखिएगा, एग्जैक्ट आपको दिखेगा कि कैसे आप यूरोप जा सकते हैं। बोस्फोरस स्ट्रेट है और उसके बीच में जो समुंदर है, फिर नदी है, फिर डैन्यूब रिवर है, वो यूरोप के अंदर चले जा सकते हैं आप शिप लेके। फिर तो इस तरह से आप देखिए मार्केटिंग रूट है बहुत इंपॉर्टेंट, दो रूट है बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया में, एक मेडिटेरेनियन का रूट है जिब्राल्टर का, और एक ये रूट है बहुत अच्छा। आप इस पे कब्जा है, समझिए कि आप हाईवे पे कब्जा है, मतलब पटना जाने का एक हाईवे है, और हाईवे पे आपकी ज़मीन है, और वहाँ पे आपने कब्जा कर लिया है ताकत से कि अब जो भी गाड़ी जाएगी वो मेरे परमिशन के बगैर नहीं जाएगी। आप सोचिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इट वाज लाइक दैट, इसीलिए वहाँ पे लोग जिब्राल्टर स्ट्रेट और वो मेडिटेरेनियन में भी इतना ब्लड बाथ हुआ है, इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, इतने लोग मारे गए हैं, क्योंकि वो रूट है। उसी तरह से यहाँ पे भी हुआ है। तो कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा जो है वो एक छोटा मोटा कब्जा नहीं है, वो हाईवे पे कब्जा है। अभी आप चाइना में देख रहे हैं डोकलाम और ये गलवान वैली में जो हो रहा है वो क्या है, वो भी रूट का है। आप उसको समझिएगा, किसी दिन मैं स्कूल खुलता नहीं खुलेगा तो मैं किसी दिन आपको समझा दूंगा कि नेपाल में और ये गलवान वैली में एक्चुअली मामला क्या है, क्यों इतना झगड़ा है वहाँ के लिए, और अभी चाइना ने क्या किया है और इंडिया ने क्या किया है, इंडिया क्या करना चाह रहा था और चाइना को क्यों ये चीज़ बुरी लग रही है, तो वो कैसे उसको रोक रहा है, क्यों। वहाँ पर भी आप देखिएगा रूट का मामला है, उसकी वजह से स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है उस जगह का, जबकि वो इनहैबिटेड एरिया है, लोग नहीं रहते हैं वहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं, वहाँ वेजिटेशन होता है, खेती होती है, लोग रहते हैं, इंडस्ट्री ऐसा नहीं है, इनहैबिटेड कोल्ड डिजर्ट है। तो कैसे वहाँ पे वो उसका जोग्राफिकल लोकेशन स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस कैसे बनता है, उसके वजह से उसकी हिस्ट्री लिंक्ड होती है। तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो शहर बना बाद में, वहाँ पे मुसलमानों का जो टर्किश जो मुस्लिम्स थे उनका कब्जा हुआ, और उन्होंने उसका नाम इस्तांबुल रखा, और अब बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन पे अभी उनका कब्जा है जो अभी तक उनका बरकरार है। तो ये इसीलिए मैंने इस पे 2 टॉपिक आपको 2 पेजेस दिया है पीडीएफ का, आप दोनों पीडीएफ देखिए, गोल्डन हॉर्न एंड इसको आप दोबारा रीड करें, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लें। इट वाज द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर आप देखेंगे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर एंड ईस्टर्न रोमन एम्पायर। वेस्टर्न रोमन एम्पायर फॉल हो गया था, बहुत जल्दी फॉल हुआ है, लेकिन उसके बहुत दिनों बाद ईस्टर्न रोमन एम्पायर फॉल हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन जो है वो शिफ्ट कर गया था ईस्ट की तरफ, तो वेस्ट की तरफ ध्यान नहीं दे पाया, तो वहाँ पे जर्मन ट्राइब्स हो गए, अटैक्स हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पे। दूसरे ट्राइब्स का भी अटैक्स है, दैट वी विल रीड के कैसे वो लोग आए और यूरोप में घुसे, वेस्ट साइड ज़्यादा गए, क्योंकि वेस्ट साइड में पावर सेंटर शिफ्ट हो गया था ईस्ट में। तो ये हम लोग पढ़ेंगे और ये आप देखेंगे, इसमें ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि बाद में आपको इसका बहुत इंपॉर्टेंस पता चलेगा वर्ल्ड हिस्ट्री में कि इस जगह की क्या अहमियत है, उसका क्या इंपैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है, वहाँ पे किसका कब्जा हो। तो गोल्डन हॉर्न क्यों कहते हैं, गोल्डन हॉर्न का क्वेश्चन आ जाता है, आपको एग्जाम में आ जाएगा, आप बाद में हायर एग्जाम में बैठोगे उसमें आ जाएगा गोल्डन हॉर्न का लोकेशन क्या है, तो बड़े बड़े लोगों को पता नहीं होता है। तो आप मैप ज़रूर देखिए। आप देखिए कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज इंटायरली सराउंडेड बाय वाटर, आप देखेंगे पूरा वो वाटर से सराउंडेड है, और कैसे वो पोर्ट बना, वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट सिटी इन द वर्ल्ड बना। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंटिनोपल है, उसका नाम आपको बाइजेंटियम था ओल्ड नाम। एंड गोल्डन हॉर्न जो है एक्चुअली में एस्चुरी है, एस्चुरी पढ़ा था आपने, रिवर माउथ। रिवर माउथ 2 तरह का होता है, एक डेल्टा बनाता है, एक एस्चुरी बनाता है। डेल्टा जहाँ पे जिसमें सिल्ट बहुत ज़्यादा होता है, गंदगी होती है, तो वो रिवर की स्पीड स्लो हो जाती है जाके एट द एंड ऑफ इट। जब वो स्लो होती है तो क्या होता है, तो वहाँ पे कचरा जमा हो जाता है, तो ट्रायंगुलर शेप बन जाता है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। एस्चुरी जब स्लोप अच्छा होता है, स्पीड अच्छी होती है रिवर की, जब वो ओशन में मिलता है जाके, तो वो एस्चुरी बनाता है, एक फ्लो में चला जाता है, वो बढ़ता नहीं है वहाँ पे। तो ये एक्चुअली में गोल्डन हॉर्न जो है, ये 2 रिवर है, बहुत फेमस रिवर है, ये जाकर मिलती है मरमरा में, सी ऑफ मरमरा में। तो ये वो उस जगह को बोलते हैं। तो आप देख लीजिए, इसमें दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हार्बर है जहाँ पे शिप्स लगते हैं, एंड इसका इंट्रेंस इतना बड़ा है। उस टाइम में कॉन्स्टेंटाइन के बारे में कहा जाता था कि उसने पूरे इंट्रेंस को गोल्डन हॉर्न के चेन से बांध दिया था। चेन से आप देखेंगे वो लड़ाई कैसे हुई, तो आप ताज्जुब करेंगे। जो लड़ाई हुई थी जब टर्किश ने कब्जा किया था, तो इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि अब जैसे ये लोकेशन है, ये पूरा आपका कॉन्स्टेंटाइन, आप देखिएगा गोल्डन हॉर्न का मैप में आप देखिएगा, यहां पे इसने चेन लगा दिया था, पूरा समुद्र में चेन लगा दिया था पूरा, कि अब यहां चेन लगा देंगे तो इधर कोई भी शिप जो इधर से आ रहा है इसमें नहीं घुस पाएगा, नीचे लगा दिया था।
तो कहा जाता है कि इस चेन को तो तोड़ नहीं पाए ये लोग, लेकिन ये जो टर्किश जो रूलर्स थे महमद और इन लोगों ने जो मोहम्मद बिन फातेह, इन लोगों ने जो कब्जा किया इस सिटी पे रातों रात, इन लोगों ने कहते हैं कि शिप को उठा के इधर रख दिया था रातों रात, और शहर में शिप, उन लोगों ने देखा कि शिप कहां से आ गया, चेन लगा हुआ है। तो ये हिस्ट्री जानना जरूरी है कि लोग कितने बहादुर हुए और किस किस तरह का काम किया लोगों ने। तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, तो आपको इंटरेस्ट भी जनरेट होगा। तो ये कहानी पढ़ेंगे कि कैसे इस्तांबुल पे कब्जा हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल पे दूसरे लोगों का, फिर उससे पहले आप पढ़ेंगे कितना खूबसूरत शहर है। अब उसमें एक चीज और आपको दिया हुआ है जिसको बोलते हैं सिस्टर्न, एक्वेडक्ट्स। वहां पे एक प्रॉब्लम थी, पानी का एक इशू था जो आपके बुक में मेंशन है। तो वहां पे सॉल्यूशन निकाला, क्या करते थे, नीचे बिल्डिंग्स बनाते थे, नीचे अंडरग्राउंड बिल्डिंग्स बनाते थे, उसमें पिलर्स होते थे। आप पिक्चर में देखेंगे, आपके पीडीएफ में आपको बिनबर्ड डायरेक्ट सिस्टर्न दिया हुआ है, एक्वेडक्ट दिया हुआ है। ये सिस्टर्न क्या होता था, रिजर्वायर होता था पानी, जैसे पानी की किल्लत है ना, तो बारिश बहुत हो रही है, तो हम चाहते हैं कि पानी को कहीं पे स्टोर कर दें ताकि बाढ़ आ जाता है अपने एरिया में और बाद में पानी की दिक्कत अभी तो नहीं हुई है, लेकिन दरभंगा वगैरह में दिक्कत होती है, बाढ़ भी आता है और पानी की भी दिक्कत हो जाती है। तो लोगों ने कहा कि उसको पानी को सेव कर लेते हैं, बहुत बारिश हुई, पानी को कहीं रिजर्वायर में स्टोर कर लें। तो उन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टेंटाइन ने बड़ा बड़ा रिजर्वायर्स बनाया। कैसे बनाया, जमीन के अंदर गड्ढा खोदा, छत ढालते हैं ना हम लोग घर पे, तो वैसे ही उन्होंने नीचे पिलर्स लगा के पूरा नीचे सीढ़ी बनाया, और उसमें पानी जब बारिश होती थी, जब और पानी जब आता था एक्स्ट्रा पानी, वो सारा स्टोर हो जाता था, फिर उस पानी को वो यूज करते थे क्लीन करके। तो इट वॉज अ वाटर कंजर्वेशन मैकेनिज्म, जो इसके बारे में पढ़ना जरूरी है कि बहुत पहले से इन लोगों ने उस पर ध्यान दिया था, जो अभी हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप दिल्ली में भी जाइएगा तो बहुत सारे बाउलीज हैं, बहुत सारा हौज है बना हुआ, एरिया का नाम है हौज खास, हौज रानी, हौज काजी। इसलिए कि वहाँ बड़े बड़े जो राजाओं ने थे पानी के लिए बनाया था कि दिल्ली में पानी की दिक्कत होगी गर्मी में, तो हम ऐसा करते हैं कि पानी के रिजर्वायर्स बना देते हैं। तो अभी लोगों ने उसको भर भर के वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दी है, तो पानी का मसला हो रहा है। तो उस टाइम जो राजा थे, किंग्स थे, उन्होंने सिटी के पानी के नीड के बारे में भी सोचा। तो आप देखेंगे एक्वेडक्ट्स हैं, पानी का रास्ता होता था उसमें। तो ये फोटोज़ है, ये फोटोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जानना चाहिए, दीज आर रिजर्वायर्स। तो ये सिटी ठीक से रन करे, पानी उसमें अवेलेबल रहे, इसके लिए आपको ये सिस्टम्स बने। तो ये 3 पीडीएफ आपको, जो 3 पेजेस है, एक कॉन्स्टेंटिनोपल, दूसरा गोल्डन हॉर्न, और तीसरा ये जो एक्वेडक्ट्स एंड जो सिस्टर्न वगैरह है, कॉन्डिट्स है, इसके बारे में आप लोग ध्यान से जरूर एक बार देख लें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है आपको। ओके, अब इसमें थोड़ा सा लास्ट पार्ट में इस चैप्टर के जो आ जाते हैं, उसमें एक चीज दिया हुआ है, डिक्लाइन ऑफ एंशिएंट रोमन एम्पायर। ये आपको मेरे ख्याल से इसी क्लास में है, 7 क्लास में लास्ट में एक टॉपिक है, पेज नंबर 13 से आप देखेंगे कि आखिर ये जो रोमन एम्पायर था, ये जो डार्क एजेस से डिक्लाइन क्यों हुआ। तो इसमें 1, 2, 3 आप ये रीजन्स आप देख लीजिएगा, यहाँ पे पीडीएफ में रीजन्स हैं, रिपीटेड इन्वेजन्स बाय जर्मेनिक ट्राइब्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, ओवर रिलायंस ऑन स्लेव लेबर। ये पीडीएफ आप देख सकते हैं, इसमें आपको ये सारा पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट्स हैं। अब उसमें हुआ क्या कि शहर जो रोमन एम्पायर का कंट्रोल है बहुत दूर तक चला गया, अब इतनी दूर तक चला गया कि उसको संभालना उसके लिए मुश्किल हो गया। दूसरा हुआ है कि पूरा शिफ्ट हो गया आपको ईस्ट साइड, कॉन्स्टेंटाइन ने कॉन्स्टेंटिनोपल बनाया, ईस्ट साइड में आ गया। वहां पे क्या क्या हुआ कि जब ईस्ट साइड में पावर सेंटर शिफ्ट हुआ तो वेस्ट साइड में जर्मन जो ट्राइब्स थे, जिसको गोथ्स, बार्बर्स, वैंडल्स बोलते हैं, इन लोगों ने बार बार अटैक करना शुरू किया, तो वो वेस्टर्न साइड और कमजोर होता चला गया। उसके बाद ये जो इतनी लड़ाइयाँ होती थी, इतना एरिया पे कंट्रोल करने के लिए जो ताकत लगती थी इसको, उसमें सारा कॉस्ट चला गया। इसीलिए कोई भी कंट्री सिर्फ वॉर करके, झगड़ा करके बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता, वो अंदर अंदर टूट जाएगा, खोखला हो जाएगा, उसका सारा कॉफर जो है, सारा खजाना उसी में खाली हो जाएगा, हवाई जहाज खरीदने में, लड़ाइयों का सामान खरीदने में, सिक्योर करने में। इसीलिए पीस बहुत ज़रूरी है, चारों तरफ शांति। आप अगर इकोनॉमिकली स्टेबल होना चाहते हैं तो शांति चाहिए। जैसे आप ले लीजिए घर में, आप पड़ोसी से झगड़ा कर रहे हैं, ज़मीन का मुकदमा और सब चीज़ों का, आपका पूरा रिसोर्स उसी में जाएगा। आप अगर वो पैसा बचेगा तो आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं एजुकेशन में, आप और अच्छा घर बना सकते हैं, गाड़ी और ले सकते हैं। द सेम थिंग हैपन्स विद कंट्रीज विद सिविलाइजेशंस। तो ये कंट्री जो है लड़ाई झगड़े में ही, कंट्रोल करने में ही पूरा रिसोर्स लग गया, इतना बड़ा एरिया पे आ गया इनका कंट्रोल कि उसको अब ये उसको रोके रखना इनके लिए मुश्किल हो गया। उसी में सारा टाइम, सारी एनर्जी इनकी लग गई। तो एक रीज़न ये था। उससे महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई का बढ़ जाना।
आम लोगों के लिए चीज़ें मुश्किल हो गई, तो आम लोगों के लिए परेशानी हो गई। टैक्सेशन सिस्टम जो था, जो पैसा लेते थे जो उस टाइम में किसान से, वो जो खेती का जो बाय प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट लेते थे थोड़ा सा कि हमको इतना सा देना है आपको, वो बढ़ता चला गया, खर्च बढ़ता चला गया। तो प्रोडक्शन जो होता था, आप फ्यूडल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, सारा प्रोडक्शन का काम ये करता था। तो सारा जाएगा कहाँ से? यहीं से अनाज जाता था। तो इसका पहले बोलते थे कि 30% दो, मतलब 100 kg अगर तुम्हारा हुआ है 100 बोरा तो 30 बोरा दो। बाद में कहने लगे 40 बोरा दो 100 में, फिर कहने लगे 50 बोरा दे दो, खर्चा बहुत बढ़ गया है। तो इसी पे लोड आता गया। तो इसके वजह से ये समाज जो भी है ये भी उसके खिलाफ हो गया। तो ये धीरे धीरे टूटा। ओवर एक्सपेंशन है, ओवर स्पेंडिंग, खर्च खूब होने लगा। एम्पायर को, इतना बड़ा एम्पायर, उसके मेंटेनेंस से ही सारा खर्चा चला जा रहा है। तो और प्लस जो किंग वगैरह थे, बहुत लेविश लाइफ स्टाइल था, वो लोग बहुत अय्याश की तरह रहते थे, तो उसमें मेंटेनेंस में सारा खर्चा जा रहा था। उसके बाद आपको था कि करप्शन बहुत ज़्यादा था, लूट खसोट, पॉलिटिकल पावर के लिए एक दूसरे से झगड़ा, एक दूसरे के खिलाफ साजिश, इसे बहुत ज़्यादा होने लगा। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, हर बार कोई नया आए और किसी और को किंग को या रूलर को मार दे, खत्म कर दे, जल्दी जल्दी रूल चेंज होता था। मतलब कहते हैं 75 ईयर्स में उस टाइम में 20 रूलर हो गए थे। आप समझिए, अभी का टाइम आप छोड़ दिए, उस टाइम में 50-50 साल जब एक राजा राज करता था, 40 साल 75 साल में 20 रूलर्स ने रूल किया, और ज्यादातर आप देखेंगे वो उसको मार दिया गया। दूसरा आया, ग्रुप आया, उसने उस पर कब्जा किया, उसको मार दिया, फिर उसने अपना स्टेबल किया। जब तक अपना स्टेबल होता वो, तब तक दूसरा उस पर अटैक कर दिया। तो डेवलपमेंट वर्क उस तरह से नहीं हुआ और पूरा सोसाइटी चरमरा गया। और उसके बाद है कैपिटल जो शिफ्ट हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल, तो पूरा ईस्टर्न साइड में फोकस, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद एक ट्राइब था, हून ट्राइब, ये ज़बरदस्त टाइप से हमला किया। हून ट्राइब्स के बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, क्लास जब खुलेगी तो मैं आपको उसके बारे में वीडियोस वगैरह पे दिखाऊंगा, कैसे कितना ज़्यादा लीथल था, कितना ब्रूटल था उनका अटैक। और यूरोप में कैसे जब वो घुसे यूरोप के साइड में, तो जर्मनी ट्राइब्स को और वेस्ट साइड में कैसे धकेल दिया। तो जर्मन ट्राइब्स इनसे भागे हून से, तो जाके उन्होंने यूरोप में जाके कैसे वेस्ट साइड में हमला किया। तो ये था। और क्रिश्चियनिटी जो है वो पॉजिटिव फोर्स था शुरू में, लेकिन बाद में नेगेटिव फोर्स हो गया। कैसे नेगेटिव फोर्स हो गया, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन 8th क्लास। तो ये था जिसकी वजह से इतना बड़ा एम्पायर जो था, रोमुलस रीमस ने जो शहर बसाया था, पूरे इस पे कब्जा था उसका, वो पूरा चरमरा कर गिर गया। और बाद में आपको वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी गिरा है। तो हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर का ये 3-4 PDF जो है, आप इसको दोबारा रिवाइज करें, रिकॉल कर लें, और इसमें कोई कन्फ्यूजन्स है आप उसको देख लें, ऑर्डर में इसको पढ़ लें। तो इसका सेकंड पार्ट जो है, मैं आपको सेकंड चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा इस्लामिक राइज ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन में मैं आपको बता देता हूँ। इसको यहाँ पॉज करते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में आप सेकंड चैप्टर का शॉर्ट में मैं 2-3 PDF आपको बता दूंगा विच इज़ नीडेड।